दोस्तों, जब भी हम एस्टेरॉयड के बारे में सुनते हैं तो हमारे सामने उस तबाही का मंजर आ जाता है जिसने आज से मिलियन सालों पहले पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोर प्रजाति का अंत कर दिया था। एस्टेरॉयड इंपैक्ट का खतरा आज भी हमारे पृथ्वी और इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, जो कि पल भर में ही हमारी पृथ्वी पर से सभी इंसानों और जीवों का अंत कर सकता है। और शायद इसी वजह से हमारे वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसीज दूसरे ग्रहों और उनके मून्स में इंसानी कॉलोनीज बसाने पर जोर दे रही हैं, ताकि अगर भविष्य में हमारे पृथ्वी पर कोई खतरा आए तो इंसान इन कॉलोनीज में सुरक्षित रह सके। पर दूसरे ग्रहों और उनके मून्स पर कॉलोनीज बसाना बेहद ही चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इसके लिए हमें अंतरिक्ष में लंबी यात्राएं करनी होंगी, वो भी कम से कम रिसोर्सेज के साथ। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि दूसरे ग्रहों या लंबी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के खाने पीने का इंतजाम करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इसीलिए वैज्ञानिक ऐसे तरीकों की खोज कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम अंतरिक्ष में लंबी यात्राओं के दौरान एस्टेरॉयड पर खेती कर जरूरी फूड उगा सकें। आपको ये सुनने में काफी अजीब और एक इम्पॉसिबल सी चीज लग रही होगी, पर वैज्ञानिकों द्वारा की गई कई रिसर्चेस ये बताती हैं कि एस्टेरॉयड सॉइल में खेती करना संभव है। पर आखिर कैसे हम भविष्य में इन एस्टेरॉयड पर खेती कर सकते हैं? क्या इन एस्टेरॉयड पर पौधे उगने के लिए सभी तरह के जरूरी की इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं? ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी। चलिए शुरू करते हैं। भविष्य में लंबे स्पेस मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को फूड और साइकोलॉजिकल कंफर्ट के लिए प्लांट्स ग्रो करने की जरूरत होगी। एस्ट्रोनॉट्स को इन स्पेस मिशंस के दौरान जिंदा रहने के लिए काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत होती है, पर जो फूड धरती से पहुंचाया जाता है वो पैकेज फूड होता है, जो कि कम न्यूट्रिशियस होता है और इनकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है। साथ ही लंबे स्पेस मिशंस के दौरान इन फूड पैकेजेस को बार बार एस्ट्रोनॉट्स तक ले जाने में काफी ज्यादा खर्च और रिसोर्सेज लगते हैं, जो कि दूसरे ग्रहों और उनके मून्स की जर्नी के दौरान संभव भी नहीं। ऐसे में अगर हमें भविष्य में दूसरे मून्स और ग्रहों को कॉलोनाइज करना हो तो हमें स्पेस में ही एस्ट्रोनॉट्स के लिए जरूरी फूड ग्रो करना होगा। पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट से भरपूर मिट्टी की जरूरत होती है, जिसे भारी मात्रा में धरती से स्पेस में ले जाना संभव नहीं। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम स्पेस में भटक रहे कुछ खास तरह के एस्टेरॉयड की मिट्टी का उपयोग अंतरिक्ष में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कर सकते हैं। पर आखिर ऐसा संभव कैसे है, ये सब जानेंगे हम आगे के वीडियो में। पर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर एस्टेरॉयड होते क्या हैं और इनके सॉइल में किस तरह के इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। What are asteroids? दोस्तों, एस्टेरॉयड्स किसी सौर मंडल के स्टार और प्लैनेट के फॉर्मेशन के बाद बचे हुए स्पेस मटेरियल्स या बॉडीज होती हैं, जिन्हें आप स्पेस में घूमते हुए विशालकाय पत्थर भी कह सकते हैं। और इसी वजह से आपको ज्यादातर एस्टेरॉयड्स किसी स्टार्स या उस सौर मंडल में मौजूद प्लैनेट्स को ऑर्बिट करते हुए मिलेंगे। वहीं कुछ खास मौकों पर एस्टेरॉयड्स का निर्माण कुछ विशालकाय स्पेस बॉडीज जैसे कि ग्रहों या प्रोटोप्लैनेट्स के टकराने की वजह से भी होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मंगल और जुपिटर ग्रह के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट का निर्माण सोलर सिस्टम की शुरुआत में दो बड़े प्रोटोप्लैनेट्स की आपस में टक्कर के चलते हुआ था। हमारे सौर मंडल में कई सारे आकार के एस्टेरॉयड पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ केवल कुछ मीटर ही लंबे होते हैं, तो वहीं कुछ कई किलोमीटर विशालकाय होते हैं, जिनके अंदर पूरा एक शहर समा जाए। ऐसे में कुछ एस्टेरॉयड्स जिनका आकार काफी छोटा होता है, दूसरे बड़े ग्रहों या दूसरे सोलर बॉडी के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर रास्ता भटक जाते हैं, जो कि दूसरे ग्रहों या उनके मून्स पर जाकर टकरा जाते हैं। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में ऐसी कई जगह मौजूद हैं जहां पर आपको लाखों करोड़ों की संख्या में एस्टेरॉयड देखने को मिलेंगे, जैसे कि एस्टेरॉयड बेल्ट जो कि मार्स और जुपिटर ग्रहों के बीच में मौजूद है। वहीं कुइपर बेल्ट हमारे सौर मंडल के आखिरी प्लेनेट नेपच्यून से परे एक ऐसा रीजन है जहां भारी संख्या में पानी, मीथेन और अमोनिया से बने हुए एस्टेरॉयड मौजूद हैं। साथ ही इस रीजन में कई विशालकाय ड्वार्फ प्लैनेट्स भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ का आकार हमारे मून जितना है। इसके अलावा हमारे सौर मंडल के आखिरी छोर में एक हाइपोथेटिकल रीजन भी मौजूद है, जहां बड़ी संख्या में एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। इस रीजन को ओर्ट क्लाउड के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे सूर्य से 2000 AU से लेकर 2 लाख AU तक के विशाल एरिया में फैला हुआ हो सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो ओर्ट क्लाउड में ऐसे बड़े एस्टेरॉयड मौजूद हैं जिनसे काफी मात्रा में वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड और कई लाइट एलिमेंट्स मौजूद हैं।
कई बार सूर्य या तो दूसरे भटकते तारों की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण इस रीजन में मौजूद कुछ एस्टेरॉयड हमारे इनर सोलर सिस्टम में आ जाते हैं, जो कि भारी तबाही मचाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे धरती से डायनासोर का अंत करने वाला एस्टेरॉयड भी इसी रीजन से हमारी धरती की ओर आया था। पर अब हमारा सौरमंडल काफी शांत हो चुका है और आने वाले भविष्य में ऐसे किसी एस्टेरॉयड का हमारे धरती की ओर आने की संभावना बेहद ही कम है। एस्टेरॉयड टाइप्स इन सॉइल कॉम्पोजिशन। हमारे सौरमंडल में पाए जाने वाले एस्टेरॉयड को मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, जो कि हैं सी टाइप, एम टाइप और एस टाइप एस्टेरॉयड्स। सी टाइप एस्टेरॉयड्स हमारे सौरमंडल में पाए जाने वाले सबसे कॉमन टाइप के एस्टेरॉयड्स होते हैं। ये काफी डार्क होते हैं, जो मुख्य रूप से क्ले, ऑर्गेनिक कंपाउंड और सिलिकेट रॉक से बने होते हैं। वहीं एस टाइप एस्टेरॉयड्स मुख्य तौर पर सिलिकेट मटेरियल्स और निकेल आयरन से बने हुए होते हैं। सबसे आखिर में आते हैं एम टाइप या मेटेलिक एस्टेरॉयड्स, जो कि आयरन और दूसरे मेटल से मिलकर बने होते हैं। कार्बोनेसियस या सी टाइप एस्टेरॉयड्स इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण एस्टेरॉयड्स होते हैं, जिसमें वैज्ञानिकों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज की है। साथ ही अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने प्राइमोर्डियल सी कार्बोनेसियस एस्टेरॉयड्स CL कार्बोनेसियस एस्टेरॉयड्स को किसी प्रकार के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उपयुक्त बताया है, क्योंकि इन एस्टेरॉयड्स में सॉल्युबल फास्फोरस और पोटेशियम मौजूद होते हैं, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफी उपयोगी हो सकते हैं। एक रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक एस्टेरॉयड सॉइल यानी असली एस्टेरॉयड की मिट्टी की तरह कॉम्पोजिशन वाली मिट्टी बनाई और उसमें मिर्च, मूली और दूसरी कुछ खास तरह की सब्जियों और पौधों को उगाने की कोशिश की, जिन्हें ग्रोथ के लिए कम न्यूट्रिएंट्स और वाटर की जरूरत होती है। इस टेस्ट के दौरान वैज्ञानिकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर आखिर में रिजल्ट काफी पॉजिटिव रहे। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि स्पेस में मौजूद कुछ खास तरह के एस्टेरॉयड्स बेहद ही ज्यादा ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन से भरे हुए हैं, जो कि भविष्य में लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए क्रॉप फार्म्स की तरह काम में लाए जा सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार एक 200 किलोमीटर विशालकाय एस्टेरॉयड्स में इतना फर्टिलाइजर मौजूद होता है, जो कि करीब 10,000 की ह्यूमन पॉपुलेशन को बिलियन सालों तक जीवित रख सकता है। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में ढेर सारे एस्टेरॉयड्स मौजूद हैं, जिनमें वे सभी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जरूरी होते हैं। पर क्या इनमें सच में खेती की जा सकती है? क्या इन पर पेड़ उगाए जा सकते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले खेती के लिए जरूरी सभी कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना होगा। What minerals and conditions do we need to grow plants? तो जैसे हमने देखा कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम कई ऐसे एस्टेरॉयड से भरा हुआ है, जिनमें हर तरह के ऐसे रिसोर्सेज और न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन एस्टेरॉयड्स पर ही खेती कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर वैज्ञानिकों का मतलब इन एस्टेरॉयड की मिट्टी का उपयोग खेती के लिए करना है, क्योंकि अंतरिक्ष में लंबी यात्राओं के दौरान या फिर दूसरे ग्रहों को कॉलोनाइज करने के समय हमें सेल्फ सफिशिएंट होना होगा और जरूरी फूड का उत्पादन स्पेस में ही करना होगा। पर क्या किसी जगह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए केवल न्यूट्रिशन से भरपूर सॉइल की ही जरूरत होती है? इसका जवाब है नहीं। किसी भी ग्रह पर प्लांट को ग्रो करने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत होती है, जिसमें पहला है मिनरल से भरपूर सॉइल, दूसरा है वाटर और तीसरा एक सुटेबल एनवायरनमेंट। इन तीनों चीजों के किसी ग्रह पर मौजूद होने के बाद ही हम उस जगह पर प्लांट्स को ग्रो करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आइए इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। मिनरल्स। पृथ्वी की मिट्टी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे रिच न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है, जो पौधों की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। इसके अलावा इसमें माइक्रोब्स और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर्स भी काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने और सरवाइव करने में मदद करते हैं। और अगर हम पृथ्वी के अलावा किसी एस्टेरॉयड पर खेती करने की बात करें, तो हमें ऐसी मिट्टी की जरूरत होगी जिसमें पृथ्वी की तरह मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। अध्ययनों के दौरान वैज्ञानिकों ने कार्बोनेसियस, कॉन्ड्राइट मीटेरॉइड्स और कुछ खास तरह के दूसरे एस्टेरॉयड्स में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट की खोज की थी, जो कि एग्रीकल्चर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर इनमें से किसी तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो वैज्ञानिक इस मिट्टी को फर्टिलाइज करने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या फिर ह्यूमन वेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। यानी हम एस्टेरॉयड की मिट्टी का उपयोग खेती के लिए कर सकते हैं। पर अगर खेती पृथ्वी के अलावा कहीं और हो रही हो, तो कई एनवायरमेंटल कंडीशंस का होना भी जरूरी होता है, जो वैज्ञानिकों को आर्टिफिशियल तरीके से जनरेट करनी होगी या उपलब्ध करानी होगी। नंबर 1, टेम्परेचर। वैज्ञानिकों के अनुसार खेती के दौरान बीज से पौधे के जन्म तक इन्हें एक नॉर्मल 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है।
वैसे तो इसके अलावा भी कई पौधे हैं जो इससे कम या ज्यादा तापमान पर भी सर्वाइव और ग्रो कर सकते हैं, पर ज्यादातर एस्टेरॉइड्स के पास अपना खुद का एनवायरनमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से इनका एवरेज तापमान -70 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऐसे में अगर हमें अंतरिक्ष में एस्टेरॉइड्स या किसी दूसरे ग्रह पर खेती करनी है तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहां का तापमान खेती के लिए सुटेबल तापमान के आसपास हो। नंबर 2, वाटर सप्लाई। प्लांट्स को ग्रो और सर्वाइव करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, जो कि हमारे धरती पर भरपूर मात्रा में मौजूद है। पर ज्यादातर एस्टेरॉइड्स बेहद ही सूखे हैं, जहां किसी भी प्रकार के लिक्विड वाटर का मौजूद होना संभव नहीं है। और अगर किसी प्रकार का वाटर वहां मौजूद है भी तो वह आइस के फॉर्म में इसके पोल्स या फिर इसके सरफेस पर मौजूद है। ऐसे में हमें कुछ अन्य तरीकों से इन एस्टेरॉइड तक इन प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जरूरी वाटर सप्लाई को पहुंचाना होगा। नंबर 3, लाइट इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद हर एक पेड़ फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया पर जिंदा रहता है, जिसमें वह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता है और उसे ऑक्सीजन में बदलकर वापस एनवायरनमेंट में छोड़ता है। और ये पूरा प्रोसेस सनलाइट की एनर्जी के चलते पूरा होता है। यानी अगर हमें अंतरिक्ष में किसी एस्टेरॉइड पर या किसी दूसरे ग्रह पर बड़े पैमाने पर खेती करनी है तो हमें एक ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाना होगा जहां कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद हो और साथ ही वह सूर्य की तरह एक आर्टिफिशियल लाइट सोर्स भी हो। यानी कि किसी एस्टेरॉइड या धरती से परे किसी ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए इन 4 कंपोनेंट्स का सही मात्रा में होना जरूरी है। पर हमारे सौर मंडल में मौजूद एस्टेरॉइड्स पर इन सभी में से केवल एक ही फेवरेट कंपोनेंट मौजूद है। ऐसे में अगर हमें इन एस्टेरॉइड्स पर खेती करनी है तो हमें मार्शियन मूवी में दिखाए जाने वाले वेटनीस के लैब की तरह ही एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में ही प्लांट्स को ग्रो करना होगा। इन लैब्स में आर्टिफिशियल लाइट के जरिए प्लांट्स को जरूरी एनर्जी, CO2 और वाटर दी जाएगी और साथ ही इसका 20 से 30 डिग्री का एवरेज तापमान प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सुटेबल होगा। पर इन सब के बावजूद कई वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्लांट्स हमारे धरती पर लाखों सालों के दौरान इवॉल्व हुए हैं, जो कि हमारे धरती के एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर के अंतर्गत ढल चुके हैं। ऐसे में काफी संभावना है कि सभी तरह के रिच न्यूट्रिएंट्स और फेवरेबल एनवायरनमेंट के बावजूद इन एस्टेरॉइड पर ये प्लांट्स ठीक तरीके से ग्रो ना करें। यानी कि एस्टेरॉइड पर प्लांट्स या क्रॉप्स को ग्रो करना बेहद ही मुश्किल है, जिसके लिए बेहद ही ज्यादा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। पर इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम सिंथेटिक बायोलॉजी का उपयोग कर खास एस्टेरॉइड या फिर दूसरे प्लैनेट्स में आसानी से ग्रो करने लायक प्लांट्स और क्रॉप्स को साइंटिफिकली डेवलप करें। ऐसे में वैज्ञानिकों की माने तो भविष्य में अंतरिक्ष के लंबे मिशन के दौरान खेती के लिए हमें केवल मिट्टी और एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की जरूरत होगी, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसशिप के अंदर ही एस्टेरॉइड्स और मिट्टी और एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट से लैस लैब में ह्यूमन वेस्ट का फर्टिलाइजर की तरह उपयोग कर खेती कर सकेंगे, जिसकी मदद से कई साल लंबे स्पेस मिशंस के बाद भी एस्ट्रोनॉट को खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी और सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों और उनके मून्स को भी कॉलोनाइज करना काफी आसान होगा। और सबसे बड़ी बात है, इन्हें दूसरे ग्रहों को कॉलोनाइज करने के दौरान इंसानों को फूड सप्लाई के लिए पृथ्वी से आने वाले रिसोर्सेज पर निर्भर नहीं रहना होगा, जो कि सोलर सिस्टम और अंतरिक्ष में ह्यूमन कॉलोनाइजेशन की रफ्तार को और भी ज्यादा तेज कर देगा। खैर, आगे क्या होता है ये तो भविष्य ही बताएगा। ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या हम भविष्य में एस्टेरॉइड्स पर खेती कर पाएंगे या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपसे मिलता हूं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।